आज हम ई-कैट प्रिपरेशन में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से फर्दर आगे की तरफ हम जब मूव करते हैं दैन जी हम स्टडी करना चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने की सलाहियत रखती है। इसके लिए सबसे पहले जो है माइकल फैराडे जो है उन्होंने और जोसेफ हेनरी जो है उन्होंने काम किया और उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो है हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है वो माइकल फैराडे करता है और वही हमें ये मैसेज देता है जी कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो उसकी मोशन से जो है वो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा इसको हम इंड्यूस करंट कहेंगे और अगर आप उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को इस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी जो कि कांस्टेंट वैल्यू रखेगी। अब वो जो मोशन है कंडक्टर की वो ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है और ये जो करंट है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये जो करंट है ये डिपेंड करता है कि जी आप जिस मैग्नेटिक फील्ड में उसे मूव करवा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इसके अलावा वो जो आपका कंडक्टर और लूप जो है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। स्लो मूव करेगा तो कम इंड्यूस करंट जनरेट होगा और जो है अगर मोशन जो है वो तेज़ होगी तो करंट ज़्यादा जनरेट होता है। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो तो करंट ज़्यादा जनरेट होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स कम हो तो करंट जो है वो कम जनरेट होगा। इसके अलावा अब फर्दर आगे इससे चलते हुए कि क्या सिर्फ कंडक्टर की मोशन से ही करंट इंड्यूस होता है या अगर आप कंडक्टर को रेस्ट पे रख देते हैं और आपके पास जो मैग्नेट है आप उसे मूव करते हैं यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर आप किसी तरह से उसमें वेरिएशन लेकर आते हैं तो क्या करंट इंड्यूस होता है? जी डेफिनेटली होता है। तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की मोशन नहीं बल्कि जो आपके पास जो मैग्नेट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो भी वेरी करे तो करंट जनरेट होगा। रिलेटिव मोशन जो है वो करंट जनरेट करती है। देन अब ये रिलेटिव मोशन जो है ये ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है? तो जी इन जनरल रिलेटिव मोशन जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कंडक्टर में से उसको चेंज करती है और वो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो करंट इंड्यूस करने की वजह बनता है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास एक मैग्नेट है और जब इस मैग्नेट को किसी कॉइल में इनवर्ड और आउटवर्ड मूव किया जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो है इस कॉइल के अंदर जो है हम क्या देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। अगर आप मैग्नेट को स्लो मूव करेंगे करंट जो है वो कम इंड्यूस होता है और अगर आप इस मैग्नेट को जो है मोशन जो है वो तेज़ कर देते हैं तो इन जनरल क्या हो रहा है जी ज़्यादा चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और करंट जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा। अब फर्दर जब हमें ये पता लग गया कि जी फ्लक्स की तब्दीली की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से करंट इंड्यूस होता है तो फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें 3 फैक्टर्स हैं जो कि चेंज किए जा सकते हैं अगर आप करंट इंड्यूस करवाना चाहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जी बी डॉट ए, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ए जो है वो एरिया है हमारे पास और इसके अलावा जब आप बी डॉट ए को ओपन करेंगे हमारे पास आएगा जी बी ए कॉस थीटा तो एक एंगल भी है। अगर बी चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा और अगर एंगल थीटा चेंज होगा बी और ए के दरमियान देन फ्लक्स चेंज होगा। तो अब हम कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो है जिसमें एक वायर जो है इसको जिसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करते हैं। अब इसकी इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट से इन जनरल जो एरिया है उस कॉइल का जो गैल्वानोमीटर वो जो हमारे पास वायर है वो बना रही है वो इनवर्ड और आउटवर्ड जब मूव करता है तो इस एरिया की वेरिएशन से क्या होगा जी फ्लक्स चेंज होगा और करंट इंड्यूस होगा।
देन हमारे पास जो सेकंड केस है उसमें एक मैग्नेट जो है वो एक क्वाइल्स के इनवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रहा है। अब इन जनरल मैग्नेट जो है वो जब वो क्वाइल के करीब होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्वाइल के लिए ज़्यादा होगी, और अगर आप मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, देन फ्लक्स चेंज होगा और आप देख सकते हैं करंट इंड्यूस होगा। और करंट सिर्फ उसी वक्त तक इंड्यूस होगा जब तक इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेटिव मोशन है। अगर इन दोनों को रोक दिया जाए, या मैग्नेट भी रेस्ट पे आ जाए, कॉइल भी रेस्ट पे आ जाए, तो फ्लक्स तो होगा लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा, और चेंज ना होने की वजह से करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड केस में जी हमारे पास जो है एक कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। इस रोटेशन से इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल चेंज होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा और करंट इंड्यूस होगा। इसके अलावा दो कॉइल्स जो हैं जो कि एक दूसरे के करीब रखे गए हैं, अगर एक कॉइल के अंदर आप करंट में वेरिएशन करते हैं तो उस करंट की वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करेगी, जिससे दूसरा कॉइल जो है वो अफेक्ट होगा और उसमें करंट इंड्यूस होगा। तो इन जनरल फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हम किसी भी सिस्टम, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। अब इसको फर्दर देखते हैं जी, हम एक सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं जी, जिसमें हमारे पास जो है एक रेलिंग है जिसको हमने गल्वानोमीटर के साथ अटैच किया है, और अपने सर्किट को, अपने लूप को क्लोज करने के लिए हम एक जो है रॉड जो है ले रहे हैं जिसकी लेंथ जो है वो L है, और उसे हम रेलिंग के ऊपर रख देते हैं, और वो जो रॉड है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है BA के साथ, और जो हमारे पास जो लूप बन रहा है वो है जी हमारे पास BCDA। और आप इसको देन जी हम इस रॉड को जो कि रेलिंग पे रखा है इस पे हम फोर्स लगाते हैं इस तरह से कि ये जो रॉड है ये रेलिंग के ऊपर वेलोसिटी v के साथ रोल होना शुरू कर देता है फर्दर आगे की तरफ जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे F अप्लाइड जो है वो हमने इनिशियली पुश किया है उस रॉड को ताकि वो मूव करे। अब इस मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है वो चेंज होगा, और उसकी चेंज होने से जी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, और गल्वानोमीटर हमें जो है वो करंट की मौजूदगी का पता देगा। अब होता कुछ ये है कि जब हम इस रॉड को मूव करते हैं फोर्स लगाने से, तो क्या होगा जी, जो इस रॉड में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है कि जी वो जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई होगी जो हमने पढ़ी थी कि जी वो इक्वल होती है F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के, कि जी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो जो उस पर फोर्स लगेगी। अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये जो फोर्स है ये बी की तरफ है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और आप देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब जो है एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है बी पोजीशन पे। इसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज है उस पर ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो जी जब पॉजिटिव अपवर्ड एक्यूमुलेट हो रहा है तो नेगेटिव जो है वो नीचे की तरफ ए पोजीशन पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब जब रॉड मूव कर रहा है तो इस चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास बी पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और ए पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये इन जनरल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही हमारी इंड्यूस ईएमएफ जो है ये इन जनरल मोशनल ईएमएफ को कोरिस्पॉन्ड करती है। अब जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इन जनरल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और जिसकी डायरेक्शन जो है वो बी से ए की तरफ होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा जी, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा बी से सी, सी से डी, डी से ए और अगेन ए से डी की तरफ। इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जी करंट जो है वो फ्लो करेगा जिसको हम इंड्यूस करंट कहेंगे। अब हम अगर इस जो है हमारे पास मोशनल ईएमएफ इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू क्यू एफ। देन हम जो है हमारे पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल ग्रेडियंट में, उसे यूज़ करते हुए हमारे पास जो है मोशनल ईएमएफ के लिए रिलेशन आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। अब ये वो ईएमएफ है जो इस रॉड की मोशन की वजह से जनरेट होगी और
हमारे पास हमारे सर्किट के अंदर जो है इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट होगा। अब इसको फर्दर देखते हैं कि जी ये जो हमारे पास इंड्यूस होने वाली ईएमएफ है ये फ्लक्स के साथ किस तरह से रिलेटेड है। उसके लिए हम पढ़ेंगे जी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्योंकि हमारा रॉड जो है वो मूव कर रहा था वेलोसिटी v के साथ, तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे जी इनिशियल पोजीशन पे हमारे पास जो वेलोसिटी थी जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी विद रिस्पेक्ट टू गल्वानोमीटर वो हमारे पास x1 है। देन वो रॉड जो है वो मूव करता है, फर्दर आगे की तरफ चलता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाती है जी x2। तो जो हमारे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ऑब्जेक्ट ने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक रोल होते हुए, उसके लिए हमारे पास जो है जो डिस्टेंस आ जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो हमारे पास होगी जी x2 माइनस x1। देन हम वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और हम जो है मोशनल ईएमएफ का रिलेशन यूज़ करते हुए इस केस में हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और जो हमारे पास जो वेलोसिटी है उसके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए हमारे पास मोशनल ईएमएफ मैक्सिमम जनरेट होगी। देन हम एन लूप के लिए जो इंड्यूस ईएमएफ को डिफाइन कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से है जी -n डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी कि जो आपके पास फ्लक्स में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस होने वाली ईएमएफ के, यानी कि जितना ज़्यादा चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स में उतनी ज़्यादा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी हमारे सर्किट में, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो करंट जनरेट होगा। अब यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ लूप्स को रिप्रेजेंट करता है जी। अगर नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होंगे तो फ्लक्स जो है वो जो है हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो बहुत अहम है, और ये हमारे पास टिपिकल फिज़िक्स को एक्सप्लेन कर रहा है सारे सेटअप की, कि जी हो क्या रहा है जब फ्लक्स में चेंज आता है तो जो इंड्यूस ईएमएफ है, और ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या बता रहा है कि जी जो इंड्यूस होने वाली ईएमएफ है उसका जो चेंज इन फ्लक्स के साथ क्या फिज़िकल रिलेशन है। इसके लिए हम लेंजेज लॉ स्टडी करेंगे जो हमें ये बताता है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये इन जनरल ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो हमेशा अपोज करेगी उस चेंज को जिसने उसे प्रोड्यूस किया है, यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ है जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमेशा जो है उस कॉज को अपोज करेगी जिसने उसको जनरेट किया है, यानी कि वो जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है वो हमेशा उसको अपोज कर रही होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास जो है एक मैग्नेट जो है उसको हम एक कॉइल के करीब ला रहे हैं। जब वो मैग्नेट जो है वो कॉइल के करीब ले जाया जाता है तो उस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो जो हमारे पास मैग्नेट आ रहा है उसके नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग जो है अपनी साइड पर भी नॉर्थ पोल जनरेट करेगा ताकि जो मूवमेंट है मैग्नेट की उसको रोका जा सके, यानी कि जो इंड्यूस होने वाला करंट है कॉइल में वो हमेशा अपोज करेगा उसको प्रोड्यूस करने वाला जो मैग्नेट है उसकी मोशन को। इसी तरह से अगर हमारा मैग्नेट जो अवे मूव करेगा देन जो करंट जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो जो है नॉर्थ पोल की साइड पर साउथ पोल जनरेट करेगा ताकि मैग्नेट की जो अवे की मोशन है उसे रोका जा सके। ये इन जनरल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसकी सेंस जो है वो समझना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे अभी हमने जो है वो फैराडेज लॉ में देखा कि हमारा जो रॉड है वो मूव कर रहा है और करंट जनरेट होता है फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। अब क्या वो रॉड जो है क्या वो मूव करता ही चला जाएगा फर्दर कि कभी रुकेगा भी? अब इन जनरल होता ये है कि जब रॉड जो है आप उस पर फोर्स लगाते हैं और वो वेलोसिटी v के साथ मूव करना शुरू करता है और उसमें करंट इंड्यूस हमारे सर्किट में हमारे लूप में हो जाता है, तो इस करंट की वजह से उस रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना शुरू करती है, जिसे हमने पढ़ा था कि जी हमारे पास जब कोई करंट कैरिंग जो वायर है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं F = ILB से। अब अगर करंट I है हमारे पास, लेंथ जो है वो हमारे पास रॉड की गिवन है, तो
तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, अब रॉड में से करंट गुजर रहा है और वो जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जो फोर्स लगेगी वो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और हम क्या देखते हैं कि जैसे फर्दर ये जो रॉड है ये आगे मूव करता है, रोल करता है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इस फोर्स की वजह से कम होती चली जाएगी। यानी कि ये जो फोर्स है ये उस रॉड को मूव करने से रोकेगी। और ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ है कि ये जिस रॉड की मोशन है वो करंट इंड्यूस कर रही है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि वो इस रॉड की मोशन को रोके, इस रॉड की मोशन को अपोज करे। अब ये जो फोर्स है ये रॉड को रोकेगी, यानी कि जब ये रॉड जो है ये मूव करेगा तो जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी करंट की वजह से वो इस रॉड को स्लो डाउन करेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये रॉड रुकता चला जाएगा। ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। इन जनरल जब आप रॉड को मूव करवाते हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है रॉड की वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अगर ये रॉड मूव ही करता रहेगा तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी तो एग्जिस्ट करती है लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है, वो कहीं से पैदा हो रही है कि जी एक फॉर्म जो है वो दूसरी में कन्वर्ट तो नहीं हो रही। लेकिन इन जनरल होता ये है कि जब ये रॉड जो है ये फर्दर आगे मूव करता है और रुकता चला जाता है तो हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जा रही है। देन ये जो सारा सिस्टम है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिहेव कर रहा है कि जो रॉड का रुकना है वो इन जनरल ये कोरिस्पॉन्ड करता है कि आपकी एक फॉर्म जो है एनर्जी की वो दूसरी फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अगर ये मूव ही करता रहेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि जी काइनेटिक एनर्जी भी आती जा रही है कहीं से और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जनरेट होती जा रही है, जो कि मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जो हमारा लेंज़ेस लॉ है क्योंकि ये कोरिस्पॉन्ड करता है इंड्यूस करंट को, इस वजह से हम हमेशा सर्किट को क्लोज लेंगे। अगर हमारा जो लूप है वो क्लोज नहीं होगा तो हम जो है वो इंड्यूस करंट को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करता है। कुछ एमसीक्यूज हैं जी इनसे रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ा। A magnetic rod of length 25 centimeter is moving at a speed of 0.5 meter per second in a direction parallel to 0.25 Tesla magnetic field. What will be the value of EMF produced in the rod? आपने EMF induced कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हमारे पास रिलेशन है एप्सिलॉन इज इक्वल टू VBL sin थीटा। थीटा जो है वो एंगल है आपके पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। देन सॉल्व करने से पहले कोई ऐसी आपने देख लेनी है, कोई टिपिकल चीज़ तो नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली हम आंसर कर सकें कैलकुलेशन किए बगैर। देन जी हमारे पास इसमें जो अहम बात है इस प्रॉब्लम में वो ये है कि जो मोशन है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 होगा और साइन 0 0 होता है, इसलिए विदाउट कैलकुलेशन इसमें जो आंसर है वो हमारे पास नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि आंसर तो 0 होगा। क्योंकि अगर पैरेलल मूवमेंट है देन हमारे पास जो है वो EMF 0 इंड्यूस होगी। सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। The strength of the magnetic field is 0.6 Tesla. The area of the coil begins to shrink at constant rate of 0.8. Area में change आ रहा है with respect to time. तो then what will be the value of induced EMF? आप induced EMF कैलकुलेट करेंगे using Faraday's law of electromagnetic induction. तो हमारे पास जो है वो हम 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे जी 0.8 से और फर्दर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा जी 4.8। क्योंकि 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से तो हमारे पास आंसर आता है जी 0.48, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 4.8 वोल्ट हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।